बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 6 की डिस्कशन स्टार्ट की थी। काफी हद तक हम लोगों ने एमसीक्यूज वगैरह सॉल्व कर दिए थे, प्रैक्टिस क्वेश्चन के कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोग पढ़ के आए। अच्छा, उसमें ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो भी डेप्रिसिएशन मेथड हम लोग स्टार्ट में लें, ये हमारी अपनी एक किस्म की एस्टिमेशन होती है, तो फिर उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहे। आप अकाउंटिंग पॉलिसीज के हवाले से हमेशा कंसिस्टेंट रहे। मतलब जो स्टार्ट में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं फिर वो अप्लाई होती रहे। लेकिन इन फ्यूचर आपको अगर कभी ऐसा लगे कि ये ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन पेश नहीं कर रही हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू दिस मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, तो आप उस मेथड को चेंज कर सकते हैं। तो मेथड को जब भी मर्जी चेंज करना हो आप कर सकते हैं। आप अपने डेप्रिसिएशन मेथड को, यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट को, जो कि इनिशियल आपका एस्टिमेट होता है, तो आपके एस्टिमेट्स गलत हो सकते हैं। अकाउंटिंग को इस बात का पता है। कहते हैं अगर आपसे इनिशियली गलती हो गई है तो उसको सुधार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इकोनॉमी चेंज हो जाती है, चीजों की प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, हमें वो इनफ्लो नहीं मिल रहे होते जो हमने एक्सपेक्ट किए होते हैं, तो चेंज किए जा सकती हैं। इसी तरह से एसिड की यूजफुल लाइफ को चेंज किया जा सकता है। तो कहते हैं इन तीनों चीजों में जब भी चेंज लेकर आओ तो डेट ऑफ चेंज पर एसिड की कैरिंग अमाउंट फाइंड करो। चाहे डेप्रिसिएशन मेथड में चेंज है, चाहे यूजफुल लाइफ में चेंज है, चाहे उसकी रेजिडुअल वैल्यू में चेंज है, जिस दिन चेंज लेकर आए उस दिन एसिड की कैरिंग अमाउंट फाइंड करो, और वो कैरिंग अमाउंट आपने न्यू मेथड के मुताबिक डेप्रिशिएट करनी है ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल नहीं, ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग यूजफुल। अब जरा उसकी स्टेटमेंट को गौर से देखें। कहता है अ चेंज फ्रॉम वन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन to another method is permissibly only on the grounds that new method will give fairer presentation of the results and of the financial position। कहता है सिर्फ मैं तुम्हें उस टाइम पर इसकी इजाजत दूंगा बदलने की जब तुम मुझे ये साबित कर दो कि न्यू मेथड ज्यादा बेस्ट प्रेजेंटेशन है एज कंपेयर टू ओल्ड। और अगर तुम चेंज करने की तरफ चले जाओ, मैं तुम्हें इजाजत दे भी दूं, तो तुमने क्या करना है? द कैरिंग अमाउंट शुड बी, इट मींस दैट द कैरिंग अमाउंट शुड बी डेप्रिशिएटेड। रिटर्न ऑफ से यह मुराद है कि आपने अब कॉस्ट ऑफ एसिड को मजीद डेप्रिशिएट नहीं करना, आपने एसिड्स की कैरिंग अमाउंट को डेप्रिशिएट करना है ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। मतलब आपने देखा कि जो इनिशियल यूजफुल लाइफ थी 5 साल, 2 साल आपके गुजर गए, आपने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते रहे। जब आप 3rd ईयर में गए तो आपने सोचा कि स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होना चाहिए। तो कहते हैं चेंज कर लो, एसिड की कैरिंग अमाउंट उठाओ और उस कैरिंग अमाउंट को 3 ईयर्स के लिए आगे डेप्रिशिएट करो। ये बात क्लियर हो गई? commencing with the period in which the change is made। अब उसकी ये एग्जांपल आपको दे दी गई। कहते हैं कि 10,000 रुपीज हमारे पास कॉस्ट है, 10 ईयर्स हम लोगों ने इसको यूज करना है। 2001 में हमने इसको परचेज किया, 2003 में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड से मूव करके जा रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर 25% डेप्रिसिएशन रेट हम लोग अप्लाई करेंगे। इन केस अगर ये मुझे 25% ना बताता तो मैं खुद कैलकुलेट करता। ये बात समझ आ गई? अब हम क्या करेंगे बेटा? फर्स्ट ईयर के लिए जो हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1,000। 2001 की डेप्रिसिएशन, तो 2002 की डेप्रिसिएशन भी सेम यही आ जाएगी 1,000, और 2003 में चेंज आ गया तो टोटल कितना डेप्रिशिएट हो चुका है? तो एसिड की कैरिंग अमाउंट मेरे पास कितनी आ जाएगी? तो जब 2003 में जाऊंगा तो 8,000 पर 25% चार्ज कर दूंगा और 2,000 डेप्रिशिएट करूंगा।
तो 2004 के लिए क्या करूंगा, 6000 मल्टीप्लाइड बाय 25% और 1500 इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। एनी इशू? ऑल क्लियर? और सपोज अगर ये यहां पर मुझे ये ना बताता 25% डेप्रिसिएशन सपोज, तो मैं ये रेट खुद फाइंड करता। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, nth ऑफ स्क्रैप ओवर। तो जब मैं ये फाइंड करने लगता तो मैं n की जगह पे क्या जाके लिखता, देखें 5 साल, सुबह 10 साल इसकी लाइफ थी, उसमें से 2 साल गुजर गए, तो मैं यहाँ पर 8 साल लिखता। स्क्रैप नहीं गिवन तो 1, और कॉस्ट की जगह पे मैं 10,000 ना लिखता, उसकी कैरिंग अमाउंट लिखता, और यहां से डेप्रिसिएशन रेट जाकर फाइंड कर देता। कोई इशू? यही काम आपने इधर कर कि यूजफुल लाइफ में चेंज आ जाए या रेजिडुअल वैल्यू में चेंज आ जाए। तो आपसे कह रहा है यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स शुड बी रिव्यूड एट एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड and revised if expectations are significantly different from the previous estimate. It means that कहता है कि भाई अब मेरी इस बात को मजाक ना समझ लेना कि तुम लोग कहो कि मेरे एसेट की यूजफुल लाइफ 10 साल है, 2 साल बाद जाके तुमने कहा ओहो हमसे गलती हो गई, इसकी तो लाइफ 10.5 साल है। तो कहते हैं ये नहीं चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज। हाँ 10 से 12 साल है, कहते हैं हाँ अब चेंज करो। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आप लोग कहें नहीं नहीं ये 2 महीने एक्स्ट्रा चलेगा तो जाकर अकाउंट पार कर। जब तुम लोगों ने इनिशियल एस्टिमेट किया कि इसकी रेजिडुअल वैल्यू है 5,000 रुपए, बाद में तुम्हें ख्याल आया नहीं यार गलती हो गई, ये तो 5,100 रुपए थी, तो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने दो 5,000। हाँ तुम्हें ये पता चला नहीं 5,000 नहीं ये तो 6,000 है, कहते हाँ अब चेंज कर लो इसको, सिग्निफिकेंट चेंज होना चाहिए। क्लियर? अच्छा फिर इसको क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे आपने डेप्रिसिएशन मेथड में किया था। कहते हैं कैरिंग अमाउंट उठाओ, डेट ऑफ रिवीजन पर इसमें से लेस करना रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू या न्यू रेजिडुअल वैल्यू अगर तुमने चेंज की है तो, और अगर तुमने रेजिडुअल वैल्यू में चेंज नहीं किया तो फिर वही जो पुरानी चल रही थी। क्लियर? और इसको डिवाइड कर देना ओवर द पीरियड ऑफ रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, मतलब ओरिजिनल नहीं। कैसे? सेम एग्जांपल आपके पास, कहते हैं 12,000 रुपए का हमारा एसेट है जिसकी रेजिडुअल वैल्यू हमारे पास 2,000 रुपए है, 10 साल इसने चलना है। हम लोगों ने ये 2003 में डिसाइड किया कि इसकी जो लाइफ है ना, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज नाउ 5 इयर्स। कब? 2003 में। और इसकी जो रेजिडुअल वैल्यू है हमारे पास वो 3,000 है। तो हम लोग देखें जब फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 12,000 माइनस डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 2002 के लिए भी सेम, लेकिन जब 2003 के लिए जाने लगेंगे तो इसकी कैरिंग अमाउंट हम लोग लेंगे, तो कैरिंग अमाउंट इसकी कितनी आ जानी है, माइनस रिवाइज्ड रेजिडुअल वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय रिमेनिंग रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ। अब बेसिकली 8 साल थी, लेकिन उसने क्या कहा है कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है, मैं इसको डिवाइडेड बाय 5 कर, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1400। तो 2004 के लिए भी सेम यही डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ऑल क्लियर? अच्छा एक बात और याद रखना कि इधर उसने कहा कि भाई 1 जनवरी 2003, तो हमने ये डिसाइड कर लिया, इसका मतलब साल के स्टार्ट में ही। तो 2003 का जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप लोगों ने कैलकुलेट करना है ना, वो न्यू पॉलिसीज के मुताबिक करना है। गॉट इट? गॉट इट? लेकिन अगर यहीं पे होता 31 दिसंबर 2003, तो 2003 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओल्ड पॉलिसीज के मुताबिक होता, क्योंकि ये चेंज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड है। तो जिस दिन चेंज आता है उससे आगे फ्यूचर के लिए वो होता है, पास्ट के लिए नहीं होता। तो पूरा साल तो आप लोगों ने ये डिसाइड नहीं किया था ना, एंड पे जाके किया है, तो आपने एंड तक की डेप्रिसिएशन पुराने मेथड के मुताबिक करनी है। तो 2003 ओल्ड मेथड के मुताबिक जाएगा और 2004 न्यू मेथड के मुताबिक जाना है। ये बात क्लियर हो गई? लेकिन अगर आपसे ये कह दे
ड्यूरिंग द ईयर 2003 इट वाज डिसाइडेड दैट, अब आपको डेट तो उसने बताई नहीं है, पता नहीं साल के कौन से हिस्से में जाके उसने डिसाइड किया, तो आपने सपोज करना है कि साल के स्टार्ट में किया है। गॉट इट? अगर ड्यूरिंग द ईयर या इन द ईयर 2003 तो फिर 2003 को न्यू पॉलिसीज के मुताबिक अकाउंट फॉर करना है, 2003 में वो चेंज लेकर आना है आप लोगों को। गॉट इट? तो उसकी वर्डिंग अच्छे से देखिएगा कि चेंज कब आ रहा है। इन केस अगर चेंज आ रहा है 30 जून, तो पहले 6 महीने पुराना मेथड और लास्ट के 6 महीने नया मेथड अप्लाई। लेकिन कभी भी वो चेंज ड्यूरिंग द पीरियड इस तरह से नहीं लेकर आते, या तो बिल्कुल स्टार्ट में लेकर आते हैं या एंड। अगर ड्यूरिंग द ईयर इन द ईयर आ जाए तो आपने उसको स्टार्ट ही अज्यूम करना है। एनी क्वेश्चन? हाँ जी, अब इससे रेलेवेंट कोई और बात जो आप लोगों ने पूछनी हो? सेल्फ टेस्ट, उसमें एक कॉन्सेप्ट है। ओके, अच्छा जी, अब मुझसे पूछे गए थे MCQs 20, सेल्फ टेस्ट के MCQ नंबर 20। जी, अब यहाँ पे सुने बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, पढ़ के देखते हैं। What journal entry should be recorded on 4th March? सेम क्वेश्चन 19 है। What journal entry should be recorded on 4th March? और सेम आपके पास है 18, 22nd Feb, राइट? अब बातें सारी उसमें एक जैसी ही हैं। चलो 20th को कहते हैं 22nd Feb an equipment was ordered for rupees by paying एडो। तो बेटा इसका 20% हमारे पास बन जाएगा 1,60,000 रुपए, वो हम लोगों ने पे कर दिया। तो बेटा 22nd Feb को जब मैंने ऑर्डर किया, मैंने पे किया 1,60,000, तो मैं बैंक को क्रेडिट कर दूंगा 1,60,000 से, और डेबिट अब एसिड तो मेरे पास आया नहीं है। तो अकाउंटिंग कहती है कि जब तक आप एसिड रिसीव नहीं कर लेते, आप अपना एसिड ना कंसीडर करना, जब तक रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर ना, तो अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एडवांस फॉर एसिड, और वो आ जाएगा 160। लेकिन ये एंट्री मैं किस दिन जाके रिकॉर्ड करूंगा? 22nd Feb। कोई इशू? अच्छा, फिर क्या हुआ? इट वॉज डिलीवर्ड ऑन 4th March। 4th March को ये डिलीवर हो गया, और इक्विपमेंट है। अब इक्विपमेंट डेबिट हो जाएगा किस दिन? 4th March। कितने से? अपनी फुल अमाउंट के साथ, इररिस्पेक्टिव कि मैं पे कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, या मैंने पहले से पे किया हुआ है। एसिड को इस बात से कोई गर्द नहीं, उसने अपनी फुल अमाउंट के साथ आके रिकॉर्ड हो जाना है। अच्छा, इसके बाद when the entity paid 50% of the total bill, तो टोटल बिल का 50%, बेटा टोटल, तो टोटल बिल कितने का बन के आया होगा? 800 का 50% पे कर दिया, तो बैंक 400,000। साथ में एंड प्रॉमिस रिमेनिंग टू बी पेड ऑन 25th अप्रैल, तो यहाँ पे पेएबल 4 लाख लिख लूं? नहीं, वो जो एडवांस पे किया था अब वो कैंसिल करो, जिसको उस टाइम पर आपने डेबिट किया था अब वो क्रेडिट हो जाएगा। तो टोटल जो मैंने अपनी इक्विपमेंट के लिए पे किया है वो 5,60,000 रुपए पे किए हैं, और जाकर पेएबल्स रिकॉर्ड करूंगा रिमेनिंग अमाउंट 2,40,000, और ये एंट्री मैं किस दिन रिकॉर्ड करूंगा? 4th March को, और 25th March को जाकर मैंने इस पेएबल को डेबिट कर देना है और बैंक को क्रेडिट कर देना है। अब आपने बेटा ये बात देख लेनी है कि आपने जर्नल एंट्री कब की बतानी है। उसने कहा 4th March, तो 4th March डेबिट इक्विपमेंट 800,000 से,
क्रेडिट एडवांस 160 से, बैंक 400 से एंड पेएबल्स 240 से। ऑप्शन क्लियर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोला था तुमने, 28 नहीं। Small limited purchases of machine for rupees. It has an estimated residual value of and useful life of, calculate appreciation percentage to be applied to, बस यही इसमें ट्विस्ट था, under reducing balance method, under reduce। तो इसके लिए हम लोगों ने जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना हो 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप ओवर कॉस्ट। तो ये देखें 1 माइनस 7th रूट ऑफ स्क्रैप divided by cost is equal to 21.27। ओके, अगर यहीं पे ये होता स्ट्रेट लाइन मेथड तो बेटा 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं करना था, 1 यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 100। ये डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर रेट अप्लाई होता रहता है, उसने क्या कहा कॉस्ट के ऊपर। अब भाई रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए चाहे ये कहे या ना कोई फर्क नहीं पड़ता, गॉट इट, क्योंकि फर्स्ट ईयर हमेशा कॉस्ट पे ही चार्ज होता है। लेकिन जब ये स्ट्रेट लाइन मेथड होना, अब डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी आ रही है, डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ एंड परसेंटेज का साइन लगाने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका आंसर हमारे पास बन जाना था कुछ इस तरह 11.61%। राइट। और अगर यहां पे होता टू बी अप्लाइड टू डेप्रिशिएबल अमाउंट तो हम लोग कर देते 1/7 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 14.29। राइट जी। और कौन सा क्वेश्चन का है? अच्छा सर, सन्ड्रे रिसीवेबल्स एंड सन्ड्रे पेएबल्स क्या होता है? हाँ भी क्या होता है? MCQ नंबर 49। एग्जाम MCQs नंबर 49 सेल्फ टेस्ट में following all details for 2 entities as at 30th June 2000। अब जैसे ही मैंने देखा ना एंटिटी ए एंटिटी बी कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और दोनों की अगर आप लोग देखें वैल्यूज WDV दोनों क्या से 20,000 से मौजूद है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे यार किसी में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम लोगों ने देखा ना इनकी कॉस्ट को तो हमें पता चला कि यार एंटिटी ए के पास जो नॉन करंट एसेट्स हैं वो ज्यादा कीमत के हैं एज कंपेयर टू एंटिटी बी। उसके पास 25 मिलियन के हैं, एंटिटी ए के पास 100 मिलियन के हैं। तो एंटिटी ए के पास ज्यादा अच्छे या ज्यादा वैल्यूएबल या ज्यादा नॉन करंट एसेट्स मौजूद हैं एज कंपेयर टू एंटिटी बी। फिर मैंने फौरन देखा इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को, उसने जस्ट 5 मिलियन डेप्रिशिएट किया हुआ है और इसने बेटा 5 मिलियन क्या उसने, चलो मैं सपोज करता हूँ एक साल सपोज कर लो, लेकिन क्या 80 मिलियन एक ही साल में, मतलब टोटल एसेट्स का 80% एक ही साल में वो डेप्रिशिएट कर देगा? क्या कुछ टाइम लिया होगा उसने? तो पुरानी एसेट्स हैं, पता नहीं कब से परचेज किए हुए हैं और वो डेप्रिशिएट होते आ रहे हैं और अब तक उनकी टोटल डेप्रिसिएशन 80 मिलियन की हो चुकी है, जबकि एंटिटी बी ने अभी तक जस्ट 5
मतलब उसने जाके अभी तक अपने टोटल एसेट का सिर्फ 20% अप्रिशिएट किया है, तो अभी उसके पास न्यू एसेट्स उसके रखे होते हैं। तो कंपनी ए के जो एसेट्स हैं वो एक तो ज्यादा कीमत के हैं, कॉस्ट बता रही है, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन बता रही है कि ज्यादा पुराने हैं, काफी अर्सा हो गया उसको लिए। क्लियर? अब ऑप्शन देखें, डिटेल्स अबाउट डू नॉट प्रोवाइड एनी कंपेरेबल इंफॉर्मेशन, नहीं बिल्कुल नहीं, इंफॉर्मेशन बता रही है, कंपैरिजन हो सकता है। Entity A has initially invested more in non-current assets as compared to entity B, ये बात इसकी ठीक है। Entity A has older assets as compared, बिल्कुल सही बात है। ऊपर वाली बात कॉस्ट ने हमें बताई, नीचे वाली बात accumulated depreciation है। Entity A profitability must be higher than entity B, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉन करंट एसेट का एज सच प्रॉफिटेबिलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, हाँ जी, और कोई बात जी? डेप्रिसिएशन का टॉपिक क्लियर है आप सब बच्चों को? इजीली एमसीक्यू का आंसर कर लेंगे। चले मूव टू फाइनल अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 4, और ये हमारे फाइनल अकाउंट का लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे पास, और अच्छी खासी एडजस्टमेंट्स मौजूद हैं। और इसके लिए हम लोगों ने जैसे ही अपने फॉर्मेट्स वगैरह को देखा, सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, अदर इनकम का पोर्शन आ रहा है, एक्सपेंसेस, नेट प्रॉफिट, नॉन करंट एसेट्स हमने देखे कि सारे के सारे इकट्ठे करके हमें उसने बता दिए हैं। फिर हमें वो कह रहे हैं करंट एसेट्स के बारे में, और कैपिटल लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और अब वर्किंग का पार्ट स्टार्ट। अच्छा, अब देखें लायबिलिटी है तो एक्सपेंसिव में अलग नहीं करेंगे, जरूरत नहीं है। अच्छा बेटा, फाइनेंशियल फाइनेंस चार्जेस, बेटा अगर फॉर्मेट बना बनाया है, अगर वहां पे अलग से स्लॉट गिवन है कि आप लोगों ने फाइनेंस चार्जेस लिखने हैं, तो अपने एक्सपेंसेस का पार्ट नहीं बनाना, फाइनेंस चार्जेस अलग से लिखने हैं। लेकिन अगर फाइनेंस चार्जेस हैं और उसने अलग नहीं लिखा हुआ, इसका ये मतलब नहीं है फिर एक्सपेंस भी ना बनाओ, इसका मतलब है फिर एक्सपेंसेस का पार्ट बना दो। क्लियर? अच्छा बेटा, पूछे गए थे सनरे क्रेडिटर, सनरे रिसीवेबल्स, मतलब अदर क्रेडिटर एंड अदर रिसीवेबल्स, अदर पेएबल्स। इससे मुराद हमारे ट्रेड पेएबल या ट्रेड रिसीवेबल नहीं होते। तो अदर पेएबल्स एंड अदर रिसीवेबल्स को सनरे पेएबल्स या रिसीवेबल्स कहा जाता है। ओके, अच्छा अब देखिए बेटा क्वेश्चन में, following summarized trial balance as of 31st December 2015 pertains to Moon Traders who deals in office machines, fixed assets at cost, accumulated depreciation, trade debtors, provision, inventory। अच्छा अब देखिए, यहाँ तक कुछ नहीं पता चल रहा कि ये इन्वेंट्री कौन सी है, कौन बताएगा मुझे कौन सी है? मैं नहीं, इधर ट्रायल बैलेंस में कैसे पता चलेगा कि अगर परचेजेस गिवन होगी तो ये ओपनिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल गिवन होगी तो ये क्लोजिंग। ओके, तो यहाँ पर ये नहीं कि सर मैं बताऊंगा, ऐसा नहीं है। ओके भाई, आपने तो गर्दन झुका ली कि कहीं मुझसे ना पूछ लें। प्रीपेमेंट्स, एडवांसेस एंड अदर रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक कैपिटल, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर, एक्रूअल्स, प्रीपेमेंट, सेल्स, रेवेन्यू, परचेजेस, तो ये ओपनिंग है। सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक चार्जेस, अदर इनकम एंड सस्पेंस अकाउंट। अब ये सस्पेंस अकाउंट आपके सिलेबस में का पार्ट नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सस्पेंस अकाउंट इस वजह से आया था कि बेसिकली यहाँ पर ये मेरा ट्रायल बैलेंस खत्म हो गया था। अब हुआ क्या कि जब मैं इसको ऐड करने लगा ना, ये 3465 आ गया और यहाँ पर 3461 आ गया। अब लाजिम बात है, अगर मैं आपको इस तरह से ये बता देता तो आपने कहना था कि सर ट्रायल बैलेंस ही गलत है, और मुझे भी नहीं पता चल रहा था कि यार ये इस गलती की रीजन क्या है। तो अकाउंटिंग हमें कहती है कि जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस आपके पास शॉर्ट हो, मतलब ट्रायल बैलेंस में जिस कॉलम का बैलेंस आपके पास शॉर्ट हो, आपने उसमें जाके जितनी शॉर्टेज हो वो शामिल कर देना और अपने बैलेंस को बराबर कर
क्लियर? उस वक्त तक जब तक तुम्हें पता ना चल जाए कि यहाँ पर क्या चीज है। क्लियर? ये सस्पेंस अकाउंट आप लोग जाके पढ़ेंगे अपने FAR 1 के अंदर, राइट? तो ये वहीं पे डील होना है, ये एडजस्टमेंट्स वगैरह भी वहीं पे डील होनी है। बहरहाल आप लोग यहाँ पे समझे, यहाँ पर आप लोगों का फोकस होना चाहिए कि जो भी एडजस्टमेंट दी गई है उनको मैं मैक्सिमम सॉल्व कर सकूं और मैं उनको मैक्सिमम अकाउंट फॉर कर सकूं, ताकि एग्जाम में देखें भाई 20/20 आए या ना आए, लेकिन 15/20 जरूर होने चाहिए। आपने इतनी यहाँ पर जरूर करके आनी है। क्लियर? इससे नीचे नहीं जाना तुम लोग। अब देखें एडिशनल इंफॉर्मेशन, जरूरी नहीं कि सारी की सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप पढ़ते जाएंगे और आप सॉल्व करते जाएंगे, जरूरी नहीं। लेकिन कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं आ रही उसकी टेंशन नहीं लेनी, सुकून से उसको स्किप करना है एंड मूव टू नेक्स्ट। जितनी मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स अकाउंट फॉर कर सकते हो वो करो और उसके मार्क्स गेन करो। बात क्लियर? तो कभी भी 100% के लिए ना चले जाना, वहां पर अपने आप को डीमोटिवेट होता हुआ पाओगे, तो आपने उस सिचुएशन में नहीं जाना। आपने कॉन्फिडेंस के साथ रहना है, कोई बात नहीं यार ये नहीं आ रही मैं बाद में देखूंगा, लेकिन जो आ रही है सबसे पहले उनको करो। अब जैसे आपसे कहता है यार इन्वेंट्री जो मैंने FIFO मेथड से कैलकुलेट की है इज वैल्यूड अंडर FIFO मेथड, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज एट 30 दिसंबर अमाउंटिंग टू रुपीज, तो इससे मुझे पता चल गया कि मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू 530 मिलियन है। लेकिन फिर वो आपसे कहता है भाई जब हम लोग स्टॉक काउंट करने के लिए गए तो हमें ये डिफरेंसेस मिले, क्या? कहता है एक फोटोकॉपी मशीन है जो कि इन्वेंट्री का पार्ट है, इज बीइंग यूज्ड इन द, तो फिर इन्वेंट्री तो नहीं होनी चाहिए, एसिड होना चाहिए। और कब से? 1 अक्टूबर। द कॉस्ट ऑफ द मशीन इज रुपीज, तो बेटा क्या आपको नहीं लगता सिंपल सी एडजस्टमेंट्स है कि इन्वेंट्री में से माइनस कर दो, किस तरह 0.78 और एसिड्स में ऐड। क्लियर? अब बात आ गई जब एसिड्स में ऐड करूंगा तो फिर डेप्रिशिएट भी करूंगा, बट ये बातें नहीं भूल कि जब एसिड्स में ऐड हो रहा है तो इसने डेप्रिशिएट भी होना है। कब से? 1 अक्टूबर से कब तक? 31 दिसंबर तक। हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड 31 दिसंबर है ना? हाँ जी। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स के लिए मैं इसको डेप्रिशिएट भी कर दूंगा। ये बातें स्टार्ट में सिर्फ खुद को बताते जाओ, आपको पता चल गया यार इसकी एडजस्टमेंट मैं कर सकता हूँ, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखा, कहते हैं 4 कंप्यूटर्स वर फाउंड टू बी सॉल्व, मतलब FIFO मेथड के जरिए अगर मैंने काउंट किया हुआ है तो मैंने तो उसको शामिल किया हुआ होगा उसमें। कहते हैं लेकिन जब मैं फिजिकली काउंट करने के लिए गया तो 4 कंप्यूटर्स कम थे उसमें। इट वाज डिस्कवर्ड दैट दिस कंप्यूटर कॉस्टिंग रुपीज 0.32 मिलियन had been issued for use by the proprietor's family members। समझ आ गई आज? ये ड्राइंग्स इन्वेंट्री में से लेस करूंगा, ड्राइंग्स में ऐड कर, क्या इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट्स हैं? सिंपल सी एडजस्टमेंट्स है। ये बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट देखें, कहते हैं आइटम कॉस्टिंग रुपीज 4.5 बिलियन वर रिटर्न टू आ, मतलब मुझे लग रहा है परचेजेज रिटर्न, परचेजेज रिटर्न है तो क्या मेरी इन्वेंट्री का पार्ट होने चाहिए? अच्छा अब देखो क्या कहता है वो, ऑन 31 दिसंबर 2015, मतलब इस साल में रिटर्न कर दिए तो मुझे अकाउंट पार करने चाहिए। भाई 31 दिसंबर है, मेरी अकाउंटिंग का लास्ट डे है, इस दिन जो ट्रांजैक्शन होगी वो रिकॉर्ड होगी। क्लियर? लेकिन कहता है द रिटर्न वाज रिकॉर्डेड इन जनवरी 2016, मतलब मैंने रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किया, मैं जाके रिकॉर्ड कर दूंगा। अब जब रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा तो मतलब नहीं किया हुआ था तो मैंने अपनी इन्वेंट्री में वो अभी तक जो परचेजेज रिटर्न थी वो पार्ट बनी हुई थी, तो 4.5 मिलियन इन्वेंट्री में से लेस कर दूंगा। ओके, इनको अपना परचेजेज रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा, परचेजेज रिटर्न रिकॉर्ड करूंगा और अपने पेबल्स के बैलेंस में से भी इसको एडजस्ट करूंगा। पेबल्स के बैलेंस में भी तो एडजस्ट होना है ना, अगर मैंने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ तो। गॉट इट?
नहीं समझ आई? अभी आइटम्स हैविंग इनवॉइस वैल्यू ऑफ रुपीज, भाई इनवॉइस वैल्यू होती है हमारी सेलिंग प्राइस, sold on credit were returned by a customer on 31 December 2015। तो भाई अगर 31 दिसंबर को ही रिटर्न हो गई तो ये सेल्स रिटर्न है, तो भाई रिकॉर्ड करनी चाहिए हमें। सेल्स रिटर्न है तो लाजिम बात है गुड्स हमारे पास आई होंगी, गुड्स हमारे पास आई होंगी तो हमारी इन्वेंट्री का पार्ट बनी होंगी, साथ में सेल्स रिटर्न ने रिकॉर्ड होना है जो कि मेरी नेट सेल्स को कम करेगा, साथ में मेरे रिसीवेबल्स ने भी कम होना है। अब देखो उससे पूछते हैं भाई तुमने क्या किया, कहता है अच्छा आपने अपनी तरफ से नहीं सारी एडजस्टमेंट कर लेनी, उससे पूछ लेनी है उसने क्या किया और उसने क्या नहीं किया, जो उसने नहीं किया और करना चाहिए था वो जाके मैं रिकॉर्ड करूंगा। क्लियर? अच्छा कहता है अ क्रेडिट नोट वाज इशूड, यार ये क्या होता है क्रेडिट नोट इशूड? कब इशू होता रहता है? कब इशू होता रहता है? जब सेल्स रिटर्न। कब रिसीव होता रहता है? जब परचेज इज रिटर्न। गॉट इट? आपने अपने आप को एक जगह पे शॉर्ट में इशू होता रहता है, मतलब मैं कब इशू करूंगा? जब मेरे पास गुड्स आएंगे सेल। मैं कब रिसीव करूंगा? जब मैं परचेजेस रिटर्न करूंगा। कहते हैं आपने क्रेडिट नोट इशू किया एंड रिकॉर्डेड 12 जनवरी 2016, मतलब 31 दिसंबर को आपने कुछ भी नहीं किया, आपको करना चाहिए था, तो आप ये एडजस्टमेंट जाके रिकॉर्ड करेंगे। और कहता है द प्रॉफिट मार्जिन ऑन दीज आइटम्स वाज 20% ऑफ द कॉस्ट। भाई इसका मेरे रिसीवेबल से कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं उससे कहूं कि भाई मैंने तुम्हें ये गुड्स 2 मिलियन रुपीस की थी जो 2.4 की दी थी, ये ले अपना 2 मिलियन, नहीं, रिसीवेबल्स को मैं 2.4 मिलियन ही दूंगा, अपनी सेल्स रिटर्न 2.4 मिलियन से ही रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन जो अपनी इन्वेंट्री को गुड्स दूंगा वो उनकी कॉस्ट के ऊपर जाके दूंगा। तो इसीलिए मुझे बताया कि भाई 20% ऑफ कॉस्ट, मतलब ये कि मेरी कॉस्ट अगर 100% है तो उनकी लिस्ट प्राइस 120% है, तो 2.4 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 2 मिलियन। तो जो इन्वेंट्री में जाकर एडिशन होनी है वो 2 मिलियन। गॉट इट? आप चले गए नेक्स्ट। Depreciation is charged on all fixed assets at a rate of 20% per under the straight line method. Next, a recovery of 3.5 million against debts written off in prior years was credited to, देखो मिस्टेक हो गई रिसीवेबल्स में, क्या करना चाहिए था? बैड डेट या प्रोविजन को क्रेडिट करना चाहिए था, मैंने किसको क्रेडिट किया? तब रिसीवेबल्स को डेबिट कर दूंगा इसके अगेंस्ट, और प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, कितनी अमाउंट से? 3.5 मिलियन से। कहता है was credited to trade debtors empties policies to provide doubtful at 3% on year end balance। तो पहले अपने रिसीवेबल्स को एडजस्ट करूंगा, उसके बाद क्लोजिंग जो मेरे पास एडजस्टेड रिसीवेबल्स आएंगे उनका 3% जाकर मैंने प्रोविजन चार्ज कर देनी है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? नेक्स्ट देखें, कहता है रिव्यू ऑफ अदर इनकम रिवील्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अदर इनकम देखें क्या थी अदर इनकम 15 की। तो कहते हैं ये इनकम के बारे में कुछ बातें सुन लो, इससे पहले कि तुम जाके इनकम सारी की सारी इनकम बना दो, उससे रेलिवेंट बातें देखो कौन कौन सी। कहता है सर्विसेज फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1.2 मिलियन वर रेंडर्ड इन दिसंबर 2015 बट इनवॉइसेस thereof were processed in January 2016। देखो क्या सर्विसेज दिसंबर में दे चुका, सिर्फ इनवॉइस नहीं आई, मतलब मैंने रिसीव नहीं की, तो मेरी रिसीवेबल्स हैं दिसंबर की, एक तो दिसंबर के रिसीवेबल्स का पार्ट बन जाएगी, कितनी? साथ में मेरी इनकम भी शामिल हो जाए, राइट? इनकम का पार्ट भी तो बननी चाहिए ना। अब उसने क्या कहा? रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज फॉर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1.2 मिलियन वर रेंडर्ड इन दिसंबर। तो दिसंबर में हम लोग वो सर्विसेज
दे चुके हैं अपनी तरफ से, लेकिन इनवॉइसेस अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। इट मींस दैट अभी तक मैंने उनकी रिकॉर्डिंग नहीं की, तो मुझे रिकॉर्ड कर देना चाहिए था। मैं क्या रिकॉर्ड करूं? रिसीवेबल्स डेबिट एंड इनकम क्रेडिट। इनकम को मैं ऐड कर दो, रिसीवेबल्स में भी ऐड। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखें, कहता है ऑन 1 अगस्त 2015 MT रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1.8 मिलियन। कब? 1 अगस्त 2015। अच्छा क्यों भाई? कहते हैं एज 50% एडवांस। इट मींस दैट टोटल कॉन्ट्रैक्ट 3.6 मिलियन का है, उसका अभी तक मुझे 50% मिला। कितना? 1.8। अच्छा जो मैंने अमाउंट रिसीव कर ली वो मेरी इनकम का पार्ट होगी। अच्छा अब देखें क्या कहता है, 50% एडवांस अगेंस्ट अ मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग द पीरियड फ्रॉम 1 सितंबर 2015 टू 31 मई 2016। तो ये कितना टाइम पीरियड कवर कर रहा है मेरे पास? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और मई के 5 मंथ्स, टोटल 9 मंथ्स। 9 मंथ्स की कवरेज है ये, और 9 मंथ्स की टोटल इनकम कितनी बन रही है? 3.6। उसमें से मैंने कितनी रिसीव की है? 1.8। तो 1.8 कितने मंथ्स की होगी? 4.5 मंथ, आधे पीरियड की। तो टोटल 9 मंथ्स है। देखो पूरे साल नहीं है, 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स का 3.6 है, तो मतलब पर मंथ 0.4 मिलियन। पर मंथ 0.4 मिलियन। अब मैंने 1.8 मिलियन रिसीव किया, 50% है, तो टाइम का भी तो 50% लो, 4.5 महीने के लिए। ये बात क्लियर? अच्छा अब देखो कब से स्टार्ट हो रहा है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैंने इनकम रिसीव की हुई है 4.5 महीने की, राइट? जबकि मैंने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी 4 महीने की, तो मतलब आधा महीना मेरे पास अनअर्न्ड इनकम मेरी लायबिलिटी है। और वो लायबिलिटी कितनी है मेरी? 0.2 मिलियन। वो लायबिलिटी के तौर पे चला है। ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को? ये बात क्लियर? तो आपने बेटा टोटल अमाउंट नहीं देखनी, वो तो मैंने रिसीव ही नहीं की अभी। तो मैंने ये देखना है कि टोटल 4.5 महीने की इनकम मैंने रिसीव की हुई है, उसमें से 4 माह गुजर गए, तो अभी आधे माह की सर्विसेज मैंने प्रोवाइड करनी है। तो जब तक प्रोवाइड नहीं कर रहा तब तक तो मेरी लायबिलिटी है ना। तो 31 दिसंबर को 0.2 मिलियन मेरी लायबिलिटी कंसीडर होगी। कोई इशू यहां तक? नो इशू। चलो कहता है द बैलेंस अमाउंट वुड बी पेड ऑन कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि 1.8 मिलियन मैंने अगर रिसीव कर लिया है तो ये मेरी इनकम का पार्ट है, लेकिन ये सारी की सारी मेरी इनकम नहीं है। इसमें से 0.2 मिलियन मैं माइनस कर दूंगा और लायबिलिटीज को दे। डन। नेक्स्ट कहता है ऑफिस सप्लाईज purchased during the year are directly debited to expense. Office supplies purchased during the year directly debited to unused office supplies at beginning and close of the year amounting to rupees 0.45 and 0.6 million respectively. अच्छा भाई ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस ही होते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन बात यह है कि यार अगर उनका ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे पास मौजूद था तो जितनी सप्लाईज मैंने रिसीव की होंगी वो एक्सपेंस नहीं बनी, क्योंकि मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग मौजूद था। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने ऑफिस सप्लाईज परचेज अमाउंट डिफरेंट होगी और जो एक्सपेंस आउट होनी है वो अमाउंट डिफरेंट होगी। इसका मैं अलग से अकाउंट बना के देखूंगा कि क्या डिफरेंस आता है, और वो डिफरेंस जाकर मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा अपने एक्सपेंसेस। ये बात समझ आई आप लोगों को? नहीं समझ आई? कोई बात नहीं है, इसमें परेशानी वाली कोई बात है तो फिर अच्छा। अब ऐसी सिचुएशन में चलें समझाता चलूं
आपने यहां पर एक अकाउंट बना लेना है, ऑफिस सप्लाईज। अब क्या कहता है, अनयूज्ड ऑफिस सप्लाई। मुझे बताओ एसिड या लाइबिलिटी? एसिड अभी तक यूज नहीं हुआ, मेरे पास रखी हुई है, फ्यूचर में यूज होनी है। एसिड, एसिड का ओपनिंग कौन सी साइड पर आना है? ओपनिंग है कितना? 0.45 और क्लोजिंग 0.6। अच्छा, ऑफिस सप्लाई परचेज करूंगा तो कौन सी साइड पे लिखूंगा? बैंक डेबिट। भाई मुझे नहीं पता मैंने कितना परचेज किया, सपोज कर लेता हूं 10, सपोज कर ली कोई भी अमाउंट। कहता है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एक्सपेंसेस को तुमने 10 चार्ज कर दिया जो तुमने परचेज किया। अब ये बात समझ आई है? अब आप इससे पूछो कि बजाहिर मुझे एक्सपेंस आउट करना कितना चाहिए। तो ये अमाउंट आपके पास आ जाती है 9.85। अब यहां से मुझे पता चला कि यार मुझे एक्सपेंस आउट करना चाहिए था 9.85, मैंने एक्सपेंस कर दिया जितना मैंने परचेज किया था 10। ऐसा नहीं है मेरा एक्सपेंस ओवरस्टेटेड है। कितनी अमाउंट से? 0.15 से जाके एक्सपेंसेस से वापस करेंगे, एक्सपेंसेस से लेस कर देंगे 0.1 था। ये बात क्लियर? तो बेटा हमेशा ऐसी सिचुएशन के अंदर आप एक वैल्यू को अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया करो और उसका नेट इंपैक्ट देख लिया करो। हालांकि ये यूं भी हो सकता था कि इन दोनों का इंपैक्ट, इन दोनों का इंपैक्ट, अब देखो इन दोनों का इंपैक्ट क्या आ रहा है? 0. तो आपका एक्सपेंस ओवर स्टेट है बाय ₹0.1। क्लियर? लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्सपेंस को यूं कर लो तो आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी कि मैंने 10 चार्ज किया जबकि होना चाहिए था 9.85, तो मैंने एक्सपेंस को ओवरस्टेट कर दिया। अब एक्सपेंसेस को माइनस कर दूंगा 0.15 और ये 0.6 जाकर अपने करंट एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड कर। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट कहां पे है? कहते हैं द बैंक लोन। अब ये बैंक लोन की एक अमाउंट हमारे पास आई थी, ये देखें, ये बैंक चार्जेस हैं और ये बैंक लोन 1/6। हमने इसका हाल अहवाल पूछा। कहते हैं बैंक लोन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 अप्रैल 2015। मेरा साल कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी। क्या 3 मंथ्स के लिए भी इनको चार्जेस दो, इंटरेस्ट दो? तो कितने मंथ्स के लिए? जस्ट 9 मंथ। लेकिन क्या उसने ऊपर बताया कि कितने परसेंट पर? उसने कुछ नहीं बताया कि कितने परसेंट पर। द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल, प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेएबल। कितनी थी प्रिंसिपल अमाउंट? ऊपर 160 जो की अमाउंट कहता है वो आपने रीपे करनी है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। तो 160 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 32 मिलियन की एक इंस्टॉलमेंट आपने पे करनी है, एनुअल बेसिस पे करनी है। पूछ लेना कि यार पहली इंस्टॉलमेंट कब पे कर, क्योंकि अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नेक्स्ट 12 इयर्स में पे करनी है तो मैं अपना बैंक लोन 160 से जाके नहीं लिखूंगा, मैं उसमें से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो नेक्स्ट ईयर की होगी ना वो करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनाऊंगा और जो रिमेनिंग होगा मेरे पास 128 वो नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा। तो उसने आपसे कहा इंस्टॉलमेंट ऑन 31 मार्च ईच ईयर, मतलब नेक्स्ट ईयर मैंने पे करना है। तो भाई 160 डिवाइडेड बाय 5 32 ये आपकी करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा। ये बात समझ आ गई? और 160 में से ये 32 माइनस करो तो जो 128 है वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो इस ट्विस्ट के लिए हमेशा तैयार रहना, नॉन करंट लायबिलिटी 160 से ना लिख देना, कंप्यूटर ने जस्ट मैच करना है, 160 नहीं है कैंसर। राइट? नेक्स्ट देखें,
interest is payable at 10% per annum on 6 monthly basis and is recorded at the time of, भाई बड़ी कमाल की बात, बड़ी प्यारी बात कर गया, 160 का 10%, तो पर ईयर जो इंटरेस्ट बन रहा है ना वो 16 बन रहा है, लेकिन मैंने तो पर ईयर लेना ही नहीं है, मैंने 9 मंथ्स के लिए लेना है। तो 9 मंथ्स का टोटल एक्सपेंस देखें कितना बन रहा है, ये देखें 160 divided by multiplied by 10% and multiplied by 9 by 12 is equal to 12, right? मेरा एक्सपेंस 12 का आना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मेरा एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस 12 का आना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग यहां पर देखो तो ये देखो 8 इसमें से पेड है। अच्छा, ये 8 कैसे पेड है? उसने कहा भाई 6 मंथ्स का जो आपके पास इंटरेस्ट होता है, आप इंटरेस्ट हर 6 माह के बाद पे कर देते हैं। तो बेटा जो पे कर दिया होगा वो तो लाजिम बात है, रिकॉर्ड करवा चुका हूं। ओके, तो 4 मिलियन इंटरेस्ट का पार्ट बनेगा, साथ में मेरी लायबिलिटी चला जाए। ओके, टोटल 12 मिलियन, 8 पेड है, इसलिए ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है। 6 मंथ्स का पेड है, बाकी 3 मंथ्स का अभी तक पे नहीं किया, लायबिलिटी का पार्ट बन जाएगा। और वो 3 मंथ्स का जो अनपेड है वो 4 मिलियन पे हुआ है। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, suspense account represent a commission net of bank charges amounting to rupees received on 1st September 2005। कहता है जो आपके पास सस्पेंस अकाउंट है ना वो कमीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि भाई आपके पास सस्पेंस अकाउंट जिस नेचर में मौजूद हो, सस्पेंस अकाउंट बेसिकली न्यूट्रल अकाउंट है, इसकी कोई नेचर नहीं है। इसने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, हमने उसे कहा कि तुम इधर आ जाओ तो इधर आ जाएगा, हमने कहा उधर चले जाओ तो उधर एडजस्ट हो जाएगा। इसने सिर्फ हमारी हेल्प करनी होती है। अब क्या हुआ कि भाई कहता है कि यार ये जो 4 मिलियन आपके पास आया है ना, ये बेसिकली कमीशन है। ये आपके पास, तो यार ये नहीं समझ आ रही यार, ये कमीशन इनकम है या एक्सपेंस है? कमीशन इनकम है या एक्सपेंस है? रिप्रेजेंट द कमीशन, लेकिन उसमें से भी बैंक चार्जेस अलग से नेट ऑफ किए, नेट ऑफ बैंक चार्जेस ऑफ रुपीज 0.25 मिलियन रिसीव्ड ऑन 1st September 2005। अच्छा, अगर ये रिसीव ना होता तो भी मुझे पता चल रहा था कि इनकम है या एक्सपेंस। अब देखें, जो सस्पेंस अकाउंट की नेचर होती है, आपकी मिस्टेक उसी नेचर में होती है। आपकी मिस्टेक या आपकी मिसिंग वैल्यू उसी नेचर में आती है, क्योंकि सस्पेंस ने अब अपने आप को खत्म करना है। खत्म करने के लिए वो खुद को क्या करेगा? पहले से वो क्रेडिट है, अब उसने खुद को खत्म करना है। क्या करेगा? वो डेबिट करेगा, खुद को उसने डेबिट करना है। तो उसके अगेंस्ट दूसरा अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा, और क्रेडिट इनकम के लिए होता है। चलिए, ओके, तो इनकम रिकॉर्ड होनी है। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है, सस्पेंस अकाउंट कितने से है? अब मेरे पास यहाँ पे बात बेसिकली आप लोगों ने FR 1 में जाके पढ़ना है, इंशाल्लाह वहां पर करेक्शन ऑफ एरर्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर देखें, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर और इसका शुक्रिया बोल दो कि भाई तुमने हमारी हेल्प की जब तक हमें एरर नहीं मिला। अब यहां पर आकर बेटा कमीशन इनकम अगर मैं कर देता हूं क्रेडिट 4 से, तो मैंने गलत किया है। कहते हैं ये जो 4 है ना, ये नेट है किसका? कमीशन इनकम का, और उस पे बैंक चार्जेस हैं 0.25। इट मींस दैट जो मेरी इनकम है वो 4.25 है। इसमें से जो बैंक चार्जेस जाने हैं
वो 0.25। अब देखो डेबिट क्रेडिट इम्पैक्ट, इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करूंगा 4.25 को, बैंक चार्जेस में जाके ऐड करूंगा 0.25 और सस्पेंस अकाउंट को बाय बाय बोल दूंगा। क्लियर? सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इस एडजस्टमेंट में कोई ऐसा मुश्किल बात है जो आप लोगों को समझ ना हो जाएंगे अकाउंट पार्ट, इजीली कर लेंगे। जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा अब तो बेटा, अब जितनी आप लोगों के साथ ये मैंने एडजस्टमेंट्स डिस्कस की हैं, आप लोगों ने खुद इनको अकाउंट पार्ट करना है, इसके सॉल्यूशन को आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेना है। फिर भी अगर कोई बात ना समझ आए तो मुझसे जरूर पूछिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।